हाय, अब हम बेस चेंज मेथड या फिर प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी मेथड को समझने जा रहे हैं। बेस चेंज मेथड एंड प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी मेथड का जो कॉन्सेप्ट है वो सेम है, इनका यूज अलग अलग तरीके से होता है। तो चलिए सबसे पहले बेस चेंज मेथड को समझते हैं। बेस चेंज मेथड को समझने के लिए हमने एक छोटी सी वैल्यू ली है 100। कहा जा रहा है कि इस 100 को 20% से इंक्रीज कराना है, तो 20% से इंक्रीज कराओ या फिर 1/5 से इंक्रीज कराओ, बात सेम है। तो 1/5 से अगर इंक्रीज करा रहे हैं तो हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर बनेगा 6/5। 100 इंटू 6/5 किया तो हमें रिजल्टेंट वैल्यू मिला 120। अब कह रहा है कि इस 120 यानी इस रिजल्टेंट वैल्यू से हमें वापस 100 पे आना है, तो कितने परसेंट से डिक्रीज करा दिया जाए इस रिजल्टेंट वैल्यू को, यानी इस 120 को, कि हमें 100 मिल जाए, यानी इनिशियल वैल्यू पे हम वापस आ जाए। तो पहले बेस हमारा 100 था, जब हम 100 से 120 पे गए। अब बेस हमारा 120 है, जब हमें 120 से इस 100 पे आना है। तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड बेस चेंज मेथड। ठीक है, अब अगर 120 से हमें 100 पे आना है तो हमें 120 में कुछ चेंज कराना होगा। और वो चेंज कैसा होगा कि जब 120 से 100 पे आ रहा है तो 100 पे आने के लिए हमें 20 माइनस करना पड़ेगा 120 से, यानी नेगेटिव चेंज हो रहा है। और यही जो चेंज हो रहा है इस बेस वैल्यू का कितना परसेंटेज है, अगर हमें पता चल जाए तो हम जान पाएंगे कि ये 120 को कितने परसेंट से हमें डिक्रीज कराना है। तो हमने यहाँ पे -20 अपॉन 120 इंटू 100 किया तो हमें मिला -16.66%। -16.66% से मतलब ये है कि 120 को हम 16.66% से हम डिक्रीज कर रहे हैं। तो 16.66% का फ्रैक्शन होता है 1/6। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इस 120 को 1/6 से डिक्रीज कर रहे हैं। तो ये जो हमने आंसर निकाला ये हमने परसेंटेज चेंज के मदद से निकाला है। अब चलते हैं शॉर्ट ट्रिक पे। शॉर्ट ट्रिक के लिए हमें ये फ्रैक्शन का यूज करेंगे, जैसे 1/5, और इस एरो के साथ हम लिखेंगे। इससे हमें पता चलेगा कि वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो 1/5 से कोई भी वैल्यू, सिर्फ 100 नहीं, कोई भी वैल्यू अगर इंक्रीज कराई जा रही है और इंक्रीज होने के बाद किसी न किसी रिजल्टेंट वैल्यू पे जाएगा और उस रिजल्टेंट वैल्यू से वापस हमें इनिशियल वैल्यू पे आना है। तो बेस चेंज मेथड में हम करते क्या है, इस न्यूमरेटर वाली वैल्यू को डिनोमिनेटर वाली वैल्यू में ऐड करेंगे लाके इंक्रीज वाले केस में। ठीक है, और न्यूमरेटर वाली वैल्यू को एज इट इज आगे हम लिखेंगे, जैसे 1/5 + 1। ठीक है, और हमें मिला 1/6। अब यहां पे अपवर्ड एरो है, दैट मीन्स यहां पे इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज हो गया, किसी रिजल्टेंट वैल्यू पे क्या होगा, अब हमें डिक्रीज कराना है, यानी यहां पे एरो कैसा हो जाएगा, डाउनवर्ड एरो हो जाएगा। तो शॉर्ट ट्रिक की मदद से हम इस तरह अपने आंसर को बहुत तेजी से निकाल पाएंगे। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं कि अगर कोई वैल्यू 1/7 से इंक्रीज हो रही है, कोई भी वैल्यू, तो किसी न किसी रिजल्टेंट वैल्यू पे जाएगी और उस रिजल्टेंट वैल्यू से वापस मुझे इनिशियल वैल्यू पे आना है। तो मैं कितने से डिक्रीज कराऊं, या किस फ्रैक्शन से, या कितने परसेंटेज से डिक्रीज कराऊं। तो यहां अभी हमें सिर्फ फ्रैक्शन में ही काम करना है, परसेंटेज हमारा अपने आप निकल आएगा। तो 1/7 से अगर इंक्रीज करा रहे हैं तो 1/8 से डिक्रीज कराएंगे उस रिजल्टेंट वैल्यू को इनिशियल वैल्यू पे आने के लिए। तो ये तो था हमारा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट। अब हम चलते हैं डिक्रीज वाला केस को समझ लेते हैं। चलिए देखते हैं। अब हम डिक्रीज वाले केस को समझने के लिए हमें फिर से एक वैल्यू ले रहे हैं और वो वैल्यू है 100। यानी जब 100 को 20% से डिक्रीज कराया जा रहा है, तो 20% डिक्रीज का मतलब क्या है कि 1/5 से डिक्रीज करना, और 1/5 से डिक्रीज करेंगे तो हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर बनेगा 4/5। तो 100 से ये 4/5 को मल्टीप्लाई कराएंगे, हमें रिजल्टेंट वैल्यू मिलेगी 80। अब कह रहा है कि इस 80 से वापस मुझे 100 पर आना है। तो पहले बेस हमारा 100 था, जब 100 से हम 80 पे गए, अब 80 से हमें वापस 100 पे आना है, यानी बेस चेंज हो रहा है। अब बेस क्या हो गया, 80 हो गया। अब अगर 80 से वापस हमें 100 पे आना है तो डेफिनेटली कोई ना कोई चेंज हो रहा होगा, और चेंज कैसा होगा, पॉजिटिव होगा कि 80 से हमें 100 पे जाना है। अब
80 में ये जो चेंज हो रहा है वो 20 का हो रहा है, यानी 20 ऐड हो रहा है। तो चेंज जो है इस 80 का कितना परसेंटेज है, अगर हम कैलकुलेट कर ले तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया कि 20/80 इंटू 100 हमें मिला 25%, यानी 80 को 25% से इंक्रीज कराएंगे तब जाके हम 100 पे पहुंचेंगे। और 25% से इंक्रीज का मतलब क्या है कि 1/4 से इंक्रीज करना। तो फिर से हमने क्या किया कि परसेंटेज चेंज के हेल्प से हमने अपने आंसर को निकाला है। अब चलते हैं शॉर्ट ट्रिक को समझते हैं। शॉर्ट ट्रिक के लिए मुझे इस फ्रैक्शन का हेल्प लेना पड़ेगा, यानी 1/5, और इसको हम डाउनवर्ड एरो के साथ दिखाएंगे क्योंकि वैल्यू डिक्रीज हो रही है। अब बेस चेंज मेथड में हम करते क्या है कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर वाली वैल्यू से सबट्रैक्ट करेंगे जब डिक्रीज होगा, ठीक है, और न्यूमरेटर वाली वैल्यू को एज इट इज आगे लिखेंगे, जैसे 1/5 माइनस 1 हमें मिलेगा 1/4। अब यहां डाउनवर्ड एरो है तो इधर क्या हो जाएगा, अपवर्ड एरो। यानी बेस चेंज मेथड का कॉन्सेप्ट में ये अगर हम सीख जाएंगे तो हमारा आंसर बहुत तेजी से आएगा। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज अगर कोई वैल्यू 2/7 से डिक्रीज हो रही है, तो 2/7 से डिक्रीज हो रही है, दैट मीन्स किसी न किसी रिजल्टेंट वैल्यू पे जाएगी, और उस रिजल्टेंट वैल्यू से वापस मुझे अगर इनिशियल वैल्यू पे आना होगा तो डेफिनेटली मुझे क्या करना पड़ेगा, उस रिजल्टेंट वैल्यू को किसी परसेंटेज से मुझे इंक्रीज कराना पड़ेगा। और वो परसेंटेज क्या होगा, तो सबसे पहले हम देखें कि वो फ्रैक्शन क्या होगा। तो फ्रैक्शन बनेगा 2/5 से हम उसको इंक्रीज करेंगे। इस तरह से हम अपने आंसर को तेजी से या बहुत जल्दी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो था बेस चेंज मेथड का कॉन्सेप्ट। इसी सेम कॉन्सेप्ट का यूज हम प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी के लिए भी करेंगे। अब चलते हैं इस कॉन्सेप्ट का फॉर्मेट देख लेते हैं ताकि समझने और अप्लाई करने में आसानी हो। चलिए देखते हैं। अभी फॉर्मेट ये है कि अगर मैं किसी वैल्यू को पहले इंक्रीज कराता हूं तो वो किसी न किसी रिजल्टेंट वैल्यू पे जाएगा, और उस रिजल्टेंट वैल्यू से वापस मुझे इनिशियल वैल्यू पे लाने के लिए जो प्रोसेस करना है वो प्रोसेस ऐसे है कि इसमें हम फ्रैक्शन में ही काम करते हैं। सपोज अगर कोई भी वैल्यू a/b से इंक्रीज हो रही है तो किसी न किसी रिजल्टेंट वैल्यू पे जाएगी इंक्रीज होने के बाद, और फिर उस रिजल्टेंट वैल्यू को डिक्रीज कराएंगे a/b+a से। और अगर पहले डिक्रीज हो रही है तो डिक्रीज होकर किसी न किसी रिजल्टेंट वैल्यू पे जाएगी, और फिर उस रिजल्टेंट वैल्यू से इंक्रीज कराना होगा तभी जाके इनिशियल वैल्यू पे आएंगे। तो अगर a/b से डिक्रीज हो रही है तो हम रिजल्टेंट वैल्यू को इंक्रीज कराएंगे a/b-a से, ठीक है। तो ये तो था एक फॉर्मेट। इस फॉर्मेट के थ्रू समझने और अप्लाई करने में आसानी होगी। अब चलते हैं प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी मेथड को समझेंगे। चलिए देखते हैं। प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि हमें प्रोडक्ट को कांस्टेंट रखना है। जैसे मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल को मल्टीप्लाई किया है, यानी a इंटू बी, और ये एक प्रोडक्ट है वो किसी k के बराबर है, ठीक है ना। अब इसी के प्रोडक्ट को मुझे कांस्टेंट रखना है उस केस में कि अगर a में कोई चेंज हो रहा है, तो a में चेंज का मतलब क्या है, चाहे a इंक्रीज हो या फिर a डिक्रीज हो, या फिर b में कोई चेंज हो सेम कि इंक्रीज हो या फिर डिक्रीज हो। तो ऐसे में ये पूरे प्रोडक्ट में ही चेंज दिखेगा। जैसे अगर कहा जा रहा है कि if a is increased by 20%, then by what percent b has to be decreased so that their product remain unchanged या फिर constant, यानी इनके प्रोडक्ट को मुझे कांस्टेंट रखना है, यानी इनके प्रोडक्ट में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, चाहे a इंक्रीज हो या डिक्रीज हो या फिर b इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, मतलब इनके प्रोडक्ट को मुझे कांस्टेंट रखना है। तो चलिए देखते हैं कि अगर कह रहा है कि a 20% से इंक्रीज हो रहा है, तो अगर a 20% से इंक्रीज हो रहा है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर बनेगा 6/5, और उसके बाद क्या होगा कि इंटू बी करेंगे सपोज। तो अब प्रोडक्ट पहले a इंटू बी का था, अभी प्रोडक्ट क्या हो गया है a इंटू 6/5 इंटू बी। अब ध्यान से देखिए कि
ये जो ए बी था ये पूरा पूरा प्रोडक्ट ही 20% से इंक्रीज कर दिया गया है, क्योंकि ए इंटू 6/5 इंटू बी है, तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं ए इंटू बी इंटू 6/5, जहां पे ए बी क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। यानी ये जो प्रोडक्ट है ये पूरा का पूरा प्रोडक्ट ही 20% से इंक्रीज कर दिया जा रहा है। तो ऐसे में अब बी को कितने परसेंटेज से घटाया जाए, बी को कितने परसेंटेज से घटाया जाए कि मुझे प्रोडक्ट में ए इंटू बी ही मिले। अब अभी हमें नहीं पता कि हम बी को कितने परसेंटेज से घटा रहे हैं या फिर किस फ्रैक्शन से घटा रहे हैं। मान लेते हैं बी को किसी फ्रैक्शन से घटाया जा रहा है या फिर किसी परसेंटेज से घटाया जा रहा है, तो हम इसमें फ्रैक्शन में काम करेंगे कि बी को किसी फ्रैक्शन से घटाया जा रहा है, ठीक है। अब अगर b को किसी फ्रैक्शन से घटाया जा रहा है तो फिर मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी कुछ बनेगा। मान लेते हैं कि कुछ मल्टीप्लाइंग फैक्टर बना, अभी हमें नहीं पता क्या बना। यहां पे ऐसा मल्टीप्लाइंग फैक्टर होना चाहिए जो a के मल्टीप्लाइंग फैक्टर को क्या करे, एलिमिनेट कर दे। और अगर a का मल्टीप्लाइंग फैक्टर एलिमिनेट कर देगा तो हमें फिर प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, a इंटू बी ही मिलेगा। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैनिपुलेट करना पड़ेगा। यानी अगर a के मल्टीप्लाइंग फैक्टर को इन्वर्स करके अगर इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर बना दिया जाए तो हमें मिलेगा 5/6। इसमें 6 और ये 6 कैंसिल आउट हो जाएगा और 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें अल्टीमेटली मिलेगा क्या, a इंटू बी। यानी इसी प्रोडक्ट की बात की जा रही है कि प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं चाहिए। तो देखिए ध्यान से कि a को क्या कराया गया था, 1/5 से इंक्रीज कराया गया था और b 1/6 से डिक्रीज हो रहा है। 1/6 से कैसे, जरा b के मल्टीप्लाइंग फैक्टर पे ध्यान दीजिए। b का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 5/6, यानी b डिक्रीज हो रहा है। जब मैंने मल्टीप्लाइंग फैक्टर बताया था कि अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 से छोटा होगा यानी वैल्यू डिक्रीज होगी, यानी यहाँ पे न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। ये जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से 1 कम है। किस पर कम है, 6 पर कम है। कम का मतलब डिक्रीज हो रहा है, यानी 1/6 से बी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे देखा जाए कि हम उसी सेम कॉन्सेप्ट का यूज कर रहे हैं जो हमने बेस चेंज में सीखा था। ओके, अच्छा ये लग कैसे रहा है, वो ऐसे लग रहा है कि पहले जो हमारा प्रोडक्ट था वो प्रोडक्ट हमारा था a इंटू बी का। हम a इंटू बी को 20% से इंक्रीज करा के इस पर गए। अब कहा जा रहा है कि इसके बाद इसको, यानी इस पूरे प्रोडक्ट में ही तो चेंज आया 20% से। अब इस पूरे प्रोडक्ट को कितने परसेंटेज से घटा दिया जाए कि हम वापस a इंटू बी पे आ जाए। यही है इसका इनडायरेक्ट मीनिंग, ठीक है ना। तो अगर 20% से a इंटू बी इंक्रीज हो रहा है, यानी इस रिजल्टेंट वैल्यू को हम 1/6 से डिक्रीज करा रहे हैं, तभी हम a इंटू बी पर आ रहे हैं। तो इसी वजह से ये बेस चेंज वाला कॉन्सेप्ट प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी में भी काम आता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि a इंटू बी या फिर a इंटू बी इंटू सी भी हो सकता है किसी भी वेरिएबल में। यानी अगर a इंटू बी इंटू सी है, यानी 3 वेरिएबल हैं। अब तीनों में से किसी भी वेरिएबल में अगर कोई भी चेंज हो रहा है तो वो अल्टीमेटली पूरे के पूरे प्रोडक्ट में ही वो चेंज आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पे बेस चेंज मेथड और प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी का जो मेथड है वो सेम है, बट इनका यूज अलग अलग तरीके से होता है। वो हमें पता चलेगा जब हम प्रैक्टिस करेंगे। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।